के चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें स्थानीय मान, जातीय मान और भाज्यता के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्थानीय मान जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, और जैसे कि स्थानीय मान के योग के बारे में पढ़ेंगे। अंतर और 2 दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, उसमें स्थानीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो जातीय मान होते हैं, जैसे कि इसे अंकित मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू, इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। और विभाज्यता के नियम, जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 की, 4, 5 ऐसे करके जितने भी 9 तक अंक होते हैं, इनके बारे में जो विभाज्यता के नियम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और परिमेय, अपरिमेय और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण एवं पूर्णांक, और मैंने ये सारी बातें उसमें बताई थी, तो उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे कि जो P बटे Q के रूप में जो जिसे लिखा जा सकता है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 4/5, तो ये हो गई P और ये हो गई Q। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि जैसे कि कोई संख्या खाली ऐसे दी है 4, तो इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं और इसका मतलब भी 4 ही रहेगा, इसलिए ये हो गई P और ये हो गई Q। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो अंडर रूट में जैसे होती है, जैसे कि 7 हो गई, अंडर रूट 11 हो गई, जिनकी, और जैसे कि अंडर रूट 16 है, अंडर रूट 16 जो है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट 16 है इसका हम वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं अंडर रूट में, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। और जैसे कि 11 है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो अभाज्य वाली होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, हालांकि अधिकतर ये जो अपरिमेय होती हैं वो रूट में ही होती हैं। एक क्वेश्चन यूपीटेट में पूछा गया था कि जैसे कि पाई हो गई, ये हो गई पाई। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, और पाई का जो मान होता है 22/7। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाती है, ये परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है, मान P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या हो जाती है। और पाई, यदि पाई पूछा जाए तो अपरिमेय संख्या, और इसका मान पूछा जाए तो परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, और मैंने बताया था उसमें कि जो पूर्ण संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताई थी। प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2 से लेकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम, जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जिसमें 0 लग जाता है, 0 के बाद 1, 2 ऐसे करके मतलब अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण, और इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं। और जो जिसमें -1 ऐसे करके, -2, जो ऐसे करके संख्याएं होती हैं, माइनस और 0 और 1 से स्टार्ट होकर जो चली जाती हैं अनंत तक, उन्हें हम, इसमें पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं इनमें माइनस वाले संख्याएं भी आ जाती हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याएं और अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 11 हो गई, ठीक है, 13 हो गई, और 17 हो गई, 19 हो गई। ये संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे कि 9 हो गई, 16 हो गई, 15 हो गई और 18 हो गई, ये है इस प्रकार की संख्याएं। जैसे कि ये 3 से भी कट जाएगी, और 3 से भी कट जाएगी, और 16 है ये 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाती है, और 8 से भी हो जाती है। तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। और 15 3 से भी हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, और 18 6 और 3 से, और 2 9 सबसे हो जाती है, मतलब बहुत सारी संख्याओं से ये विभाजित हो जाती है। इसलिए इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये सभी भाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं एवं एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, और ये
स्वयं से तो सभी संख्या में विभाजित होती हैं, और किसी एक दूसरी संख्या से यदि संख्या विभाजित हो जाती है, जैसे कि 9 है, एक मतलब किसी एक संख्या से भी विभाजित हो जाए दूसरी, तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। ठीक है, तो 9 3 से भी हो जाती है, इसलिए ये सभी भाज्य संख्या हैं। और जैसे कि मैं एक और मैं बता देता हूँ, जैसे कि कुछ होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, जैसे कि 3 हो गया और 9। ठीक है, 3 और 9, तो इस प्रकार की संख्या जो होती हैं वो, जैसे कि इसमें कॉमन अगर लिखा जाए तो 3 कॉमन लेकर 1 और 3 हो जाए, तो ये सहभाज्य हो गई। सहभाज्य क्योंकि इसमें 3 कॉमन ले गए और 3 से एक भी, जैसे इसको 3 बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 9, तो ये हो जाती हैं सहभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य, जैसे कि जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे कि ये हो गया 13 और 17। ठीक है, तो इसका अगर इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जिसमें कोई भी कॉमन ना निकले उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, और इस प्रकार की जिसमें कॉमन निकला है उसे कहते हैं सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको मैंने टॉपिक जो पिछले वाला था उसको समझा दिया है। अब पढ़ते हैं स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि अब एक संख्या के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दी 532582। ठीक है, इस प्रकार की एक संख्या है। ठीक है, अब इसका पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, जो होगी प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं और हिंदी में स्थानीय मान। ठीक है, जैसे कि अब मैं समझाता हूँ। जैसे स्थानीय मान जैसे कि मैं बताता हूँ कि 5 का स्थानीय मान, यदि इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 का स्थानीय मान 2 जगह आएगा। जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है उस संख्या को आप उस संख्या के, जैसे कि इस संख्या का 5 का पूछा गया, तो 5 के जो दाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने बस 0 लगा लेने हैं। जैसे कि 5, और इसका अगर स्थानीय मान पूछा है तो 5 का इसके दाहिने ओर चलेंगे, और जितने अंक बढ़ेंगे 1 और 2 अंक बढ़े तो 2 0 लग जाएंगे, यही हो जाता है स्थानीय मान। और यदि जैसे कि इसके 5 के 2, एक ये हो गया, एक दूसरी संख्या ये 5। ठीक है, तो इस वाले 5 का अगर देखें तो इस वाले 5 के पास जाएंगे। ठीक है, और इसके बाएं दाईं तरफ जितने भी संख्याएं होंगी, जितने भी संख्याएं मतलब जितने भी अंक होंगे उतने ही 0 लग जाते हैं, बस यही हो जाता है स्थानीय मान। जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसके आगे दूसरा जो है 1 2 3 4 5, इसका हो गया ए। ठीक है, इस वाले 5 का हो गया स्थानीय मान ए, और इस वाले 5 का स्थानीय मान होगा हो ए। तो इस प्रकार के ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि 5 के स्थानीय मानों का योग या फिर अंतर, या फिर दशमलव में मतलब दे दिए जाते हैं, तो उनको भी मैं आगे बताऊंगा। और जैसे कि अगर योग पूछा गया, जैसे 5 के स्थानीय मानों का योग, तो 5 और 5 0। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आ गए 5। ठीक है, तो इसका योग करके ऐसे लिख लेते हैं 1 2 5, तो ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मानों का योग 5 2 इसमें पड़ जाते हैं, इसलिए 5 के स्थानीय मानों का योग हो गया 1। ठीक है, और यदि 5 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा जाए तो ये दिए गए हैं 5 लाख। 5 लाख में से 500 को घटा लेंगे। ठीक है, 5 लाख में से 500 को घटाने के बाद, जैसे कि 500 को घटा लिया तो इसके बाद हो जाएगा, मैंने लिख ली है 5 संख्या। ठीक है, अब इन 5 संख्याओं के स्थानीय मानों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसकी स्थानीय मान, अब पहली संख्या लेते हैं 2 3 5 4 1। इसके स्थानीय मान अगर देखा जाए तो 2 का स्थानीय मान देखा जाए तो 2 के दाएं तरफ जितने अंक हो गए उतना ही स्थानीय मान हो जाता है। जैसे कि यदि आपसे किसी भी संख्या का स्थानीय मान देखा जाए, बस उस संख्या के ऊपर जाएंगे और उस संख्या के दाईं तरफ देखेंगे, जितने भी अंक होते हैं उतने ही शून्य लगा देंगे, उस संख्या का स्थानीय मान वही हो जाता है। जैसे कि यदि इसमें 3 का स्थानीय मान देखा जाए तो 3 के ऊपर जाएंगे, ये होगा 3। ठीक है, अब 3 से दाईं तरफ देखेंगे, 1 2 3, बस 3 के आगे 1 2 3 0 लगा देंगे, यही हो गया स्थानीय मान। ठीक है, और यदि 5 का पूछा तो 5 के ऊपर जाएंगे, 5 से दाईं तरफ देखेंगे, जितने भी अंक होते हैं उतने ही 0 लग जाते हैं। ठीक है,
1 2, बस यही हो जाता है स्थानीय मान। किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो बहुत ही इजी है और इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान अर्थात प्लेस वैल्यू। और जैसे कि पूछा गया 2 और 5 के स्थानीय मानों का योग। ठीक है, तो 5 और 2 के स्थानीय मानों का योग कैसे प्राप्त करते हैं बताता हूँ। जैसे कि 2 का स्थानीय मान पूछा गया तो 2 तो लिख लिया गया। ठीक है, 2 लिख लेते हैं और 2 के बाद चलते हैं दाईं तरफ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक है, ये लग गए 4 जीरो और यही हो गया 2 का स्थानीय मान। और पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान, 5 का हो गया। 5 के बाद चलते हैं 1 2, 2 जीरो लग जाएंगे और इन दोनों का योग अगर होगा तो बस जोड़ लेना है, इनका योग कर देना है, वही हो जाता है स्थानीय। मतलब 5 और 2 के स्थानीय मानों का योग अगर पूछा गया तो इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, इनका दोनों का योग करके आंसर प्राप्त करते हैं। और यदि अंतर पूछा जाए कि 2 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर, तो इतने में से बस इतना घटा देना है, बस वही हो जाता है अंतर। और इसमें पूछा जाए कि 3 का स्थानीय मान एवं 4 के स्थानीय मानों का योग, तो 3 एवं 4 के निकाल लेंगे। जैसे कि 3 का निकालूँ तो ये हो गया 3 का। ठीक है, मैंने निकाल लिया है। 3 का हो गया ए, और अगर 4 का पूछा जाए तो 4 का हो जाएगा। 4 की तरफ जाएंगे और 4 से दाईं तरफ देखने पर जितने भी अंक प्राप्त होते हैं उतने ही शून्य लग जाते हैं। तो ये हो गया 4 का। तो इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो हो गया इनका योग। और यदि 3000 में से 40 को घटा देंगे तो हो जाता है अंतर। ठीक है, तो यही है बस स्थानीय मान में। और जैसे कि दूसरी संख्या है 7 8 9 2 3। यदि इसमें पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 का स्थानीय मान 9 के बाद 1 और 2, 2 जीरो लग जाएंगे। और जैसे कि मैंने अगली संख्या लिखी 5 4 2 9 1। यदि इसमें 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 4 के बाद 4 लिखा और इसके दाएं तरफ चले 1 2 3, बस 3 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा 4 का स्थानीय मान। इस संख्या में गए। अगर पूछा गया 8 का स्थानीय मान तो 8 के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कितनी संख्या दाईं तरफ चलनी है, तो एक संख्या अर्थात 80 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। इसमें भी बहुत ही इजी है स्थानीय मान। जैसे कि 8 के बाद अगर इसमें 8 का पूछा गया तो 8 के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कितनी संख्याएं दाईं तरफ है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 80,000 इसका स्थानीय मान। और यदि किसी भी जैसे कि 8 और 9 के स्थानीय मानों का योग किया जाए तो 8 का लिखेंगे स्थानीय मान और 9 के स्थानीय मान को दोनों को लिखकर और इनके दोनों का योग कर देते हैं, वही हो जाता है इनका योग। ठीक है, आप समझते हैं फेस वैल्यू, जैसे जैसे कि हिंदी में कहते हैं अंकित मान या फिर जातीय मान। ठीक है, जातीय मान जैसे कि 2 का जातीय मान पूछा गया। जैसे कि कोई मैंने ये संख्या ले ली। ठीक है, अब इसमें सभी संख्याओं के जातीय मानों को बताता हूँ। जैसे कि 5 का जातीय मान 5 ही होगा हमेशा। जो संख्या का जातीय मान पूछा गया हमेशा वही संख्या जातीय मान होती है। ठीक है, जैसे कि 5 का पूछा गया तो 5, 4 का पूछा गया तो 4 ही, 1 का 1 ही, 8 का 8 ही और 9 का 9 ही। जो मतलब जो संख्या होती है वही संख्या उसका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ संख्या होती है दशमलव में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन संख्याओं को किस प्रकार से हल किया जाए। जैसे कि मैंने ले ली 8 9 और 0.24। ठीक है, ये हो गई संख्या, ये हो गई संख्या। ठीक है, अब इस संख्या के स्थानीय मानों का योग अगर पूछा जाए, जैसे कि 8 और 2 के स्थानीय मानों का अगर योग पूछा जाए तो जैसे कि 8 का हो जाएगा, 8 की बाएं तरफ चलते हैं 1 और 2। जैसे कि 1, तो 8 का हो गया 80 स्थानीय मान। ठीक है, अब आ गया पॉइंट इसमें, जिसमें दशमलव होता है उसका कुछ, जैसे उसमें वो होता है कि जैसे कि दशमलव के पार नहीं जाना है, बस दशमलव तक ही। जो दशमलव से पहले वाली संख्या होती हैं यदि उनमें से किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है तो बस दशमलव तक जाना है और बस उतने ही जीरो लगा देना है। जैसे कि 8 का पूछा गया तो 8 से बस 9 तक जाना है, क्योंकि इसके बाद दशमलव आ जाता है। तो 8 से 9 तक जाना है, तो अर्थात एक अंक जाना है, तो इसलिए 80 इसका जातीय मान हो जाता, स्थानीय मान हो जाता है। और यदि 2 का या 4 का पूछा गया तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यदि 2 का पूछा गया स्थानीय मान तो 2 तो लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर है दशमलव। ठीक है, तो दशमलव से चलना शुरू करते हैं। इसमें दशमलव से चले और जितने अंक चले उतने ही बटे में जीरो लग जाता है। जैसे कि अर्थात 10। ठीक है, एक जीरो लग जाएगा तो बटे में 10। यदि 4 का स्थानीय मान पूछा गया तो 4 तो लिख लेंगे, लेकिन अब दशमलव से चलना शुरू करते हैं और जितने अंक हो जाते हैं उतने ही शून्य लग जाते हैं। जैसे 1 2,
अब शून्य तो लगेंगे लेकिन बटे में लगेंगे तो एक तो लगेगा ही, तो इसलिए हो जाता है 4/100। 4 का स्थानीय मान 4/100 और 2 का 2/10। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यदि 8 और 2 के स्थानीय मानों का अगर योग पूछा जाए तो इसका हो गया 80, इसका हो गया 10। ठीक है, अब जब योग करेंगे तो जैसे कि इसके बटे में 80 के बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में 1 लिखा जाता है। अब जैसे कि 80 हो गया। ठीक है, अब इसका योग करने के लिए या तो लासा लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दूसरी ट्रिक। जैसे कि इसके बटे में 10 है और इसके बटे में 1 है, तो इधर एक जीरो लगा लेना। ठीक है, अब एक जीरो इधर लगा लिया तो ऊपर भी एक जीरो लगाना होगा। ठीक है, एक जीरो नीचे तो एक जीरो ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो अब दोनों संख्याएं जो हैं इनका नीचे का जो हर है वो दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, इतना हल कर रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब 8 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मानों का योग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हो गया 10 हो गया दोनों तरफ हर बराबर। ठीक है, तो 10 तो लिख लेंगे लेकिन अब इनको सीधे जोड़ लेंगे तो यही हो जाता है 800 + 2। तो कितना हो गया 802/10। ठीक है, और यदि इसको हल करें तो क्या होगा कि अगर जितने भी नीचे शून्य लगे हुए थे उससे उतने ही पॉइंट में, जैसे कि अब हो जाएगा 80.2, ये इसका मान हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे कि इसको पॉइंट हटा दें तो 10 आ जाता है, वही मैंने हल करके बताया आपको। ठीक है, 80.2 ये हो गया इसका स्थानीय मान, दो स्थानीय मानों का योग। अब स्थानीय मानों का अंतर, जैसे कि अगर पूछा जाएगा 9 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, जैसे मैं दूसरी संख्या लिख लेता हूँ, 4 5 2 9 5। ठीक है, 9 5 1। अब ये हो गई संख्या, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि यदि इसमें पूछा जाए कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे में समझ में आता है तो इसलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब 5 के स्थानीय मानों का अंतर अगर पूछा गया, जैसे कि मैंने बताया कि दशमलव के बारे में, जैसे कि 5 का, अगर पहले वाले 5 का पूछा गया, दोनों का अंतर पूछा गया, दोनों को देखना पड़ेगा। तो पहले वाले 5 के पास गए। ठीक है, अब दशमलव से पहले तक जाना है, जैसे कि दशमलव है तो यहाँ से 2 तक आना है केवल, 5 के बाद चले तो 2 पड़ा। ठीक है, अब आगे तो जाने थे क्योंकि दशमलव है, तो 5 का तो 5 लिख लिया और एक अंक बढ़े तो 5 का 50 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 5, पहले वाले 5 का स्थानीय मान। अब दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान को देखते हैं। जैसे कि अब चलना है दशमलव से, दशमलव से चलेंगे 1 2, 2 अंक चले अर्थात 5 तो लिखना है। 5 के जितने भी दशमलव में चलेंगे उतने बटे में जीरो लग जाते हैं। जैसे 2 चले तो 2 जीरो अर्थात मतलब 5/100। अब इन दोनों का अंतर अगर पूछा जाए, ठीक है, तो किसी भी संख्या के या तो इनका लासा लो, लासा, या फिर मैंने जो ट्रिक बताई है उसको यूज कर लें। जैसे कि यदि किसी कोई भी संख्या होती है उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि इस संख्या का हर बराबर कर लिया जाए, इसका हर बराबर कर लिया जाता है तो बहुत ही आसानी से इसको घटा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर मैंने 2 जीरो लगा दी, अब ये भी 100 हो गया। ठीक है, जब यहाँ पर 2 जीरो लगाए तो ऊपर भी लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5000। नीचे 100 है तो नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ऊपर हो गया 5000, लिख लीजिए 5000। अब सीधे -5 लिख दो, अब जो घटेगा बस उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये गया। अब इसको लिख लेंगे 4995, 4995 और नीचे 100। ठीक है, तो यही आ जाएगा इसका अंतर। ठीक है, 5 के स्थानीय मानों का अंतर अगर होगा तो 4995/100 हो जाएगा। और यदि योग पूछा जाए तो बस योग करना है, तो कितना हो गया, मतलब इतना हो जाएगा, जैसे कि 5005 को बटे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा योग और ये हो जाएगा अंतर। बहुत ही सरल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्थानीय मान, जातीय मान हो गए। अब बढ़ते हैं विभाज्यता के नियम के बारे में कि विभाज्यता का मतलब विभाज्यता का क्या क्या नियम होते हैं। जैसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक है, जैसे कि कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि उनके नियम चलते हैं तो उनको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जैसे कि 2 की विभाज्यता। ठीक है, 2 की बात आती है, जैसे कि 2 की आती है, फिर 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की। 7 के कोई नियम नहीं है 7 के बारे में। 7 के बाद 8 9
9 तक ही बढ़ेंगे और इसके बाद मतलब इसके इससे रिलेट करके हम पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि दो का अगर विभाज्यता पूछा जाए, दो की विभाज्यता आपसे पूछी जाए, ठीक है, तो दो की सबसे पहले पढ़ते हैं। ये मैंने लिख लिया दो। अब विभाज्यता, जैसे कि कोई संख्या है 4, या जैसे कि जो भी अंतिम, जैसे कि कोई संख्या में लिख लेता हूँ 8000 और 8008 मैंने लिख ली, ये हो गई संख्या। अब इसका नियम दो की विभाज्यता क्या है कि जो भी सम संख्याएं होती हैं, अंतिम अगर सम संख्या है तो वो दो से भाज्य हो जाएगी। जैसे कि 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो जो भी सम संख्याएं होती हैं अंतिम, यदि ये देखिए 8 है, 8 एक सम संख्या है, तो ये संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जो भी मतलब सम संख्या होगी अंतिम, तो वो संख्या पूरी की पूरी दो से विभाजित हो जाती है, ठीक। जैसे मैंने लिख दी 2520, तो इसमें अंतिम अंक है 0, तो ए भी दो से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो ए हो गई दो की मतलब विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब जैसे कि दो की बात आता है 4, केवल एक अंक, हमें दो में क्या होता है कि हमें एक अंक केवल देखना है और वो अंतिम अंक देखना है। यदि जीरो दो होगा, दो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर हुई अंतिम, तो वो दो से विभाज्य होता रही, और केवल एक अंक तक देखना है हमें। अब चार की क्या है, जैसे कि चार जो होता है, जैसे कि चार लिख ली, चार की विभाज्यता क्या है कि ये होता है 2 × 2, अर्थात अंतिम दो अंक तक हमें जाना है, ठीक है। चार की विभाज्यता में क्या है, दो की विभाज्यता में होता है कि एक अंक तक जाना है, और चार की विभाज्यता में क्या होता है कि अंतिम दो अंक तक हमें देखना है केवल। अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या वो चार से विभाजित हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि 2520 है, ठीक है, यदि ये मतलब 20 जो है लास्ट वाला दो संख्या हो गई ना, तो यदि ये विभाजित हो गई तो ये संख्या पूरी की पूरी चार से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि 20 जो है वो चार के पहाड़े में आ जाता है, चार का पहाड़ा पढ़ेंगे और यदि आ जाता है तो वो संख्या दो से वो चार से विभाजित हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब ये है संख्या 8008, ठीक है। तो इसके अंतिम दो अंक देखने हैं हमें केवल, दो अंक हैं 08 को जब हम चार से विभाजित करते हैं तो ये संख्या कट जाती है, अर्थात एक पूरी की पूरी संख्या विभाजित है, और 2520 ए भी विभाजित। और यदि कोई संख्या है जैसे कि 4595, ठीक है। अब ये संख्या है, अगर इसको चार से विभाजित करें, ठीक है, तो अंतिम दो अंक हमें देखने हैं। अगर अंतिम दो अंक अगर चार से विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, और यदि नहीं हुए तो वो संख्या चार से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया चार का विभाज्यता का नियम। अब 95 को हम विभाजित करते हैं, जैसे कि मैंने लिख लिया 95, अब चार से विभाजित करते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, एक शेष बचा। अब लिख लिया 5, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, ये बचे तीन शेष, अर्थात ये तीन शेष बचे, इसलिए ये संख्या विभाजित नहीं है। यदि यहाँ पर 0 बचता तो ये संख्या पूरी की पूरी चार से विभाजित होती। तो चार की विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम दो अंक अगर विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाती, और यदि नहीं हुए दो अंक विभाजित तो वो पूरी की पूरी संख्या चार से विभाजित नहीं होगी। और दो की विभाज्यता में क्या है कि अंतिम एक अंक अगर सम है, ठीक है, अगर वो दो से विभाजित हो गया तो समझो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। और यदि विषम मतलब अंतिम जो दो की विभाज्यता में क्या है कि अंतिम अंक अगर विषम है तो वो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब दो की होगी, चार की होगी, इससे रिलेट करके पढ़ते हैं इसके बाद में। जैसे कि अब 8 को पढ़ते हैं, ठीक है। 8 की विभाज्यता मैंने लिख लिया 8। अब 8 का क्या होता है 2 × 2 × 2, ठीक है। दो से रिलेट करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे समझ में बहुत अच्छा आएगा। जैसे कि दो में क्या है कि दो एक कैला होता है, तो अंतिम एक अंक देखना है। चार में क्या है 2 × 2 हो गए, तो अंतिम दो अंक देखने हैं। चार में क्या है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, अब इसमें तीन अंक हो गए, तो अंतिम तीन अंक अगर जैसे कि कोई संख्या है 4 5 9 2 8, ठीक है। अब ये संख्या हो गई, यदि ये संख्या के अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जैसे कि अब अंतिम तीन अंकों को अगर हमें काटना है, ठीक है, यदि ये तीन अंक अगर 8 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब मैं लिखता हूँ जैसे कि 928 है, ठीक है। अब 8 से काटते हैं, 8
जैसे कि 8 एकम 8, एक बचा, 12 लिख लिया, 8 एकम 8, यहाँ पर 4 शेष बचे, ठीक है, 4 शेष बचे। अब मैंने लिख लिया 8, हाँ, अब मैंने लिख लिया 8, ठीक है, 8 चंग 48, ठीक है, पूरा पूरा कट गया और 0 बचा, अर्थात ये संख्या अब 928 जो संख्या थी वो पूरी की पूरी कट गई, ठीक है। तो ये पूरी संख्या कट गई, अर्थात ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है। और इसमें 4 का भी रूल देख सकते हैं, दो संख्या अगर कट गई तो 4 से विभाजित है, और 8 तो पता ही है कि 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 से भी विभाजित है, 4 से, और 8 तीनों से ही विभाजित है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, यदि 16 का पूछा जाए तो देखिए 16 है, 16 का होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, ये 4 बार हो गया। तो ये 4 अंक जो होते हैं वो यदि मतलब अंतिम 4 अंक यदि कट गए तो वो पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन जैसे कि 8 अगर 16 को तोड़ें तो 8 दूनी 16 होता है। तो इसमें क्या है कि यदि 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है, और 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 16 से भी विभाजित हो जाएगी। और जैसे कि 8 मैंने लिखा है 8, ठीक है, यदि 8 4 से 4 गुणा 2 होता है, यदि 4 से विभाजित हो जाए और 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये इसी में से रूल निकले हुए हैं और इनको हम पढ़ सकते हैं। अब 2 की पढ़ ली, 2 की विभाज्यता पढ़ ली, 4 की भी पढ़ ली, 8 की भी पढ़ ली, 16 की भी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं, जैसे कि 2 के बाद आता है 3, ठीक है, 3 की पढ़ते हैं, 3 की विभाज्यता। जैसे कि यदि कोई संख्या है 4 5 9 और 6 7, ये हो गई संख्या, ठीक है। यदि इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और यदि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हुआ तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी विभाज्यता का 3 की विभाज्यता का नियम यही है, ठीक है। अब इसके अंकों का योग करते हैं, 4 5 9 9 18, 18 6 24, 18 6 24, 7 31, ठीक है, 31 हो गया। तो 31 मैंने लिख लिया। अब 31 यदि 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित होगी, और नहीं है तो मतलब नहीं होगी, अर्थात 3 से 31 नहीं विभाजित होता है, तो जो ये संख्या पूरी है ये 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। और अगर जैसे कि कोई संख्या मैंने लिख ली 4 5 2 8 1, जैसे कि 4 5 9 और 2 11, 11 8 19, 19 से 20, तो इसका योग आता है 20, ठीक है। अब 20 को 3 से विभाजित करेंगे तो 20 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है। मैं कोई दूसरी संख्या लिखता हूँ, जैसे कि 4 5 9 3 12, अब ये संख्या होगी, ठीक है। जैसे कि 4 5, ये मैंने संख्या लिखी, इसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 4 5 9 3 12 2 14 4 18, ठीक है, तो इसके अंकों का योग है 18, ठीक है। अगर 18 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सरल है 3 की विभाज्यता। अब जैसे 3 के बारे में 18 आता है, तो इसलिए ये संख्या पूरी पूरी 3 से विभाजित है। और यदि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब 3 की पढ़ ली, अब 3 के बाद आता है, जैसे कि 3 से रिलेटेड ही है 9, ठीक है। 9 की विभाज्यता क्या है, बहुत ही सरल है। यदि 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता का नियम एक सा ही है, जैसे कि 3 में भी होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और 9 की विभाज्यता भी यही है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और यदि नहीं हुआ तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि ये संख्या है, ठीक है, इसका योग जो है 18 है, ठीक है, तो ये संख्या जो है 3 से तो विभाजित हो रही है और ये संख्या 9 से भी विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 9 की विभाज्यता और 3 की विभाज्यता सेम ही है, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। जैसे कि कोई संख्या है
ठीक है। अब ये संख्या है, ठीक है। अब इसके अंकों का योग करेंगे और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 6 और 4 10, 5 15, 3 18, 3 21 और 6 27। तो जो 27 है वो 3 से 9 के पहाड़े में आता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 27, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो 9 से विभाजित है। और यदि अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 9 का पढ़ लिया। अब यदि जैसे कि 18 आता है, ठीक है। 18 मैंने लिख लिया। 18 की विभाज्यता क्या है? जो जैसे कि इसमें आता है 9 गुणा 2 कर लेते हैं, ठीक है। वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और वो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। जो संख्या 18 से विभाजित होगी वो 9 एवं 2 दोनों से भी विभाजित होनी चाहिए। तो पूरी की पूरी संख्या 18 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं। जैसे कि 2 का भी पढ़ लिया, 4 का भी पढ़ लिया और 8 का भी पढ़ लिया। 16 के बारे में पढ़ लिया, 3 की विभाज्यता पढ़ ली और 9 की पढ़ ली और 18 की पढ़ ली। अब जो बचे कुचे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि 3 के बाद 4 के बाद आता है 5, ठीक है। 5 की विभाज्यता, 5 की विभाज्यता क्या होती है पढ़ते हैं। जैसे कि 5 है, कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित होगी उसका अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए या फिर 0। 5 होगा या फिर 0। जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होगा या 0 होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। और यदि 5 या 0 नहीं है तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 2525, ठीक है। तो ये संख्या जो है अंतिम अंक इसका 5 है, तो इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित है। और यदि जैसे कि मैंने लिखा 2520 लिख दिया, ठीक है। 2520 या 25,200 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 है, ठीक है। तो अंतिम अंक 0 है तो इसलिए ये संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही सामान्य, अंतिम अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए तो 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 5 से रिलेटेड हम 25 का पढ़ लेते हैं। जैसे कि 25 है, ठीक है। 25 होता है 5 गुणा 5, ठीक है। इसमें क्या है कि अंतिम अंक 25 की विभाज्यता में क्या है कि अंतिम अंक या तो 25 के पहाड़े में आना चाहिए या फिर अंतिम 2 अंक तक हमें जाना है केवल, क्योंकि 5 में क्या है अंतिम एक अंक तक जाना है, ठीक है। अंतिम इसमें क्या है कि जैसे कि अंतिम 2 अंक यदि 0 हुए, ठीक है, 0 हुए तो ही वो संख्या विभाजित हो जाएगी 25 से। या तो 25 से वो विभाजित होना चाहिए अंक या फिर 2 0 अंत में होने चाहिए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 25 से विभाजित होगी। जैसे कि अब मैंने ले लिया 25,200, ठीक है। ये संख्या मैंने ले ली। अब इसको 25 में अप्लाई करते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया कि अंतिम 2 अंक 0 होने चाहिए, ठीक है। यदि अंतिम 2 अंक 0 हुए तो वो पूरी की पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2 हैं, ठीक है। अब 2 0 हैं तो 0 का तो कोई मान होता नहीं, तो तीसरा अंक भी ले लिया जाता है। तो ये हो गया 200, ठीक है। 200 हो गया, ठीक है। तो अंतिम अंक 0 अगर डबल है तो वो पूरी की संख्या 25 से विभाजित होगी, ठीक है। और या फिर जैसे कि मैंने बताया कि अंतिम, जैसे कि मैंने ये बताया 2525 उदाहरण, ठीक है। इसमें क्या है कि अंतिम अंक जो है, अंतिम 2 अंक जो हैं या तो 25 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर डबल 0 होना चाहिए। तो ये जो है 25 है वो 25 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए ये भी संख्या पूरी की पूरी 25 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 से तो है ही, ये भी है, ये भी है, और ये दोनों ही संख्या 2500। जैसे कि मैंने और समझते हैं उदाहरण दें। ये हो गई संख्या, ठीक है, 8,995। अब इस संख्या में 25 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। अंतिम 2 अंक 0 नहीं है, ठीक है। तो ये संख्या 0 से तो विभाजित होगी नहीं, ठीक है। आप देखते हैं कि 25 के पहाड़े में आता है 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ठीक है। तो 100 आते हैं और 100 आते हैं और इसे यदि 3 का पहाड़ जैसे 25 तियाँ 75, तो 75 से तो ज़्यादा है और 25 चौका से ज़्यादा हो जाए, तो ये 25 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। अब यदि 5 से देखें तो 5 अंतिम अंक 5 की विभाज्यता में क्या है कि अंतिम 5 होना चाहिए या फिर 0 होना, तो ये 5 से तो विभाजित है लेकिन 25 से विभाजित नहीं है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, 25 हो गया। अब जैसे कि अब पढ़ते हैं 6 की विभाज्यता। ठीक है, 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या है? ये बहुत ही सरल है। जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि 6 को तोड़ते हैं 2 गुणा 3, जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए एवं 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि इन दोनों संख्याओं से वो संख्या विभाजित हो गई तो समझो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 8,995 ही ले ली मैंने। ठीक है, अब देखते हैं इस पे रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि 8, 9, 17, 3 की विभाज्यता में क्या होता है? 3 की विभाज्यता में क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। ठीक है, तो वो 3 से विभाजित हुई। 2 की विभाज्यता में क्या है? अंतिम अंक सम होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से अगर विभाजित करके देखें तो 2 में सम अंक नहीं है अंतिम, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। इस प्रकार ये संख्या पूरी की पूरी 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरी संख्या देखते हैं। जैसे कि 4, 9, ये संख्या है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। तो इसका 3 का अगर देखें, ठीक है, 3 का अगर देखें, जैसे कि 4 और 9 13, 9 6 13 और 4 17, 1 18 है। तो 18 जो है वो 3 से तो विभाजित है। तो इस प्रकार ये संख्या 3 से तो विभाजित है। अब 2 से भी देखना पड़ेगा। अंतिम अंक 2 की विभाज्यता में क्या है? अंतिम अंक सम होना चाहिए या फिर 2 की डिविजिबिलिटी में आना चाहिए। तो 1 जो है वो नहीं आता, इसलिए ये संख्या 3 से तो विभाजित है, 2 से नहीं, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या जो होती है वो 6 से जो विभाजित होगी वो दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4, 8, 4, 2। ठीक है, ये संख्या मैंने लिख दी 4842। ठीक है, अब इसके पहले इसको अप्लाई करते हैं कि 6 से विभाजित है या नहीं। जैसे कि अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से विभाजित है, अर्थात ये 2 से तो पास है। अब देखते हैं 3 से। 4 8 12 और 4 16, 2 18। 18 जो है वो 2 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या, मतलब 18 जो है वो 3 से कट जाता है, तो इसलिए 3 से विभाजित हो गया, 2 से विभाजित, तो ये पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से रूल अप्लाई करना है। तो और मतलब इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। 6 की भी हो गई। अब क्या है? 8 की भी पढ़ ली, 9 की भी पढ़ ली, 10 की क्या है? 10 की में एक शून्य होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट। 11 को पढ़ते हैं, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी, जैसे कि कोई संख्या है, ये संख्या मैंने लिख ली 4949। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का अंतर जो होता है या तो वो शून्य होना चाहिए या फिर 11 के 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे कि ये हो गया, ये जैसे कि 1 3। ठीक है, ये हो गया पहला और तीसरा, ये है विषम अंक। ठीक है, और ये होगा सम 2 और 4। ठीक है, अब इनको इन अंकों का योग यदि 0 आना चाहिए अंतर, इन अंकों का इन दोनों पहले अंकों का योग करते हैं। जैसे 4 4 और 4 8 हो गया। ठीक है, 9 9 18 है। ठीक है, अब इन सब अंकों का और विषम अंकों का योग कर लिया। अब इनका अंतर जो है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और यदि नहीं आता तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि 8 है, 8 और 18 का अंतर करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो 10 जो है वो 11 के पाड़े में नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, और यदि अब जैसे मैंने संख्या लिखी 4 9 9 4। ठीक है, 4994। अब इस पर रूल अप्लाई करते हैं कि वो संख्या उसके सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का योग, विषम अंकों का योग जो है वो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अब जैसे करते हैं, ये हो गया पहला और तीसरा। पहला तीसरा कितना होगा? 9 4 13, 13 आ गया। अब दूसरे और चौथे अंकों का योग किया तो इसका भी आ रहा है 13। ठीक है, अब दोनों का अंतर करते हैं तो आएगा 0। 0 जब आएगा इनका, जब इनका अंतर 0 आए
या फिर 11 है तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाजित है, क्योंकि इसके सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग जो है वो 11 से विभाजित है, अर्थात 0 है, तो इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो विभाज्यता के नियम थे जितने भी, उनको बहुत ही आसानी से समझ लिया है। और जैसे कि 11 के बाद 12 आता है, ठीक है, सबके बारे में समझ लें, जो हालांकि पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि 12 है, ठीक है, 12 को पढ़ते हैं। 12 को अगर तोड़ेंगे 3 एवं 4 आएगा, ठीक है। जो संख्या 12 से विभाजित होगी वो 3 एवं 4 से विभाजित होनी चाहिए। 3 और 4 से विभाजित है तो वो संख्या पूरी पूरी 12 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित करते हैं किसी भी संख्या को, जैसे कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, ठीक है, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाजित होने अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो गए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो इन दोनों उस संख्या पर अप्लाई करेंगे ये दोनों ही रूल। अगर ये दोनों रूल अप्लाई हो गए तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 15 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 15 की विभाज्यता क्या है, इसमें क्या है कि 3 एवं 5, ठीक है, 3 से विभाजित होनी चाहिए एवं 5 से विभाजित है। जो संख्या 3 एवं 5 से विभाजित हो गई वो संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। और जैसे कि मैंने 18 बताया, 18 में क्या है 9 गुणा 2 कर देंगे, ठीक है, 18 संख्या होगी 9 गुणा 2, 9 से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए, तो वो संख्या 18 से विभाजित होगी। और जैसे कि 72 होता है, ठीक है। इस अगर प्रश्न में पूछा जाए कि 72 की विभाज्यता क्या है, तो 72 का तो कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए इसको तोड़ लेते हैं। 9 अट्ठे 72, ठीक है। अब क्या है, जो संख्या 72 से विभाजित होगी वो संख्या 9 से एवं 8 से भी विभाजित होनी चाहिए। यदि नहीं हुई तो वो संख्या 72 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कि समझते हैं, जैसे कि कोई संख्या है 4 9 2 5 3, ये संख्या होगी, ठीक है। अब 9 की विभाज्यता क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 4 13, 2 15, 5 20, 3 23। जो 23 आ रहा है तो जैसे कि 23 की जगह पर लिख लिया मैंने 21, जैसे कि 23 है, ठीक है। यदि 23 जो है वो 9 से विभाजित नहीं है तो इस प्रकार यह संख्या 72 से विभाजित नहीं हो सकती। और यदि कोई भी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो और 9 से नहीं होती तो भी ये संख्या 72 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 72 की विभाज्यता में कहा गया कि 9 एवं 8 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि 99 है, अगर 99 की विभाज्यता पूछी जाए तो वो संख्या 11 एवं 9 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 11 का रूल क्या है कि सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का योग, यदि अंतर 0 आता है या फिर 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और 9 का मतलब अंकों का योग, 9 की बात में कहा कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो वो पूरी की पूरी संख्या 99 से विभाजित हो जाएगी। जो 11 एवं 9 दोनों से विभाजित हो जाती है वो 99 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है स्थानीय मान, जातीय मान। स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, उनके अंतर क्या है, योग क्या है, उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त की। और जो पिछला चैप्टर था परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृतिक, ये सभी संख्याओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और स्थानीय मान, जातीय मान, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। और विभाज्यता के जितने भी नियम थे हमने इनको संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ली है। और यदि आपके सामने कोई भी इस बार से विभाज्यता की संख्या पूछी गई, जैसे कि कोई संख्या देकर यदि पूछा गया कि 2 की विभाज्यता क्या है, कि 2 को मतलब कोई भी संख्या देकर पूछा गया कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो आप बता देंगे कि ये है, ठीक है, रूल के थ्रू पकड़ सकते हैं। और 3 4 जितने भी थे, 2 के बारे में, 4 के बारे में, 8 के बारे में, 16 और जितनी भी संख्या थी उनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार से ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और जय हिंद, वंदे मातरम।